बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही बेटे के हाथों मजबूर हुए पीटीआई में जम होने के लिए मोनिस इलाही कई माह से दबाव डाल रहे थे, जबकि चौधरी निसार अली खान जो इमरान खान के क्लास फेलो और दोस्त हैं, उनका कहना है कि जो चौधरी शुजात का ना हो सका, इमरान खान का क्या होगा। जबकि चौधरी शुजात की जानिब से भी काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर हमला करते हुए कहा गया है कि ये जो दो लोग हैं मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही, ये पीटीआई की दुम इन्होंने पकड़ी हुई है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आया तो ये तहरीक इंसाफ को छोड़कर सबसे पहले भागेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के हवाले से नून लीग ने अपना एक पैंतरा बदला है और नए हमलों का आगाज़ किया है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, जबकि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल 2008 और 2013 के इंतखाबात से कम बुरी है, इतनी बुरी नहीं है। ये किसका कहना है और किस लिहाज से इंतखाबात के लिए एक राह हमवार हुई है, और दिखाई दे रहा है कि चंद ही दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करके इंतखाबात का ऐलान करने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक बयान में कहा है कि जो चौधरी शुजात का ना हो सका, वो इमरान खान का क्या होगा। जबकि अपने हलके में तकरीर करते हुए चौधरी शुजात का भी कहना था कि ये जो दो लोग मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही ने पीटीआई की दुम पकड़ी हुई है, अगर पीटीआई पर बुरा वक्त आता है तो ये सबसे पहले छलांग लगाकर निकल जाएंगे। इस वक्त गुजरात की सियासत मोनिस इलाही के ज़ेरे असर है, और वही हैं जिन्होंने अपने वालिद को इमरान खान की तरफ ले जाने पर मजबूर किया। हालांकि परवेज़ इलाही बिल्कुल इस पर तैयार न थे और आखिरी लम्हे तक वो चौधरी शुजात को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मोनिस इलाही ने अपने वालिद पर कई माह से दबाव डाला हुआ था। चुनांचे चौधरी परवेज़ इलाही को मजबूरन पीटीआई में शामिल होना पड़ा। चौधरियों के खानदान से जुड़े हुए करीबी ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात की सियासत इस वक्त भंवर में है और वो गुजरात में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से अलग ग्रुप के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनके लिए जीत आसान नहीं होगी। दरअसल काफ लीग को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार मोनिस इलाही का है। मोनिस पहले रोज से ही अपनी मन मर्जी करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अगर उनका कोई मुस्तकबिल है तो वो पीटीआई में है। मुस्लिम लीग नून वगैरह में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। नून लीग जिस तरीके से बुरी तरह से डैमेज हुई है गुज़श्ता दिनों में, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने वालिद को मजबूर किया कि वो पीटीआई में आ जाएं। परवेज़ इलाही की आखिरी वक्त तक ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर अपनी शनाख्त ख़त्म कर दें। अब भी परवेज़ इलाही की तमाम सियासत मोनिस इलाही की ख्वाहिशात के ताबे है। मोनिस ने ही अपने वालिद को पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चीफ मिनिस्टर लगवाया था, जबकि परवेज़ इलाही ने कभी ये ख्वाहिश पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं की थी, बल्कि वो चौधरी शुजात की बात मानकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते थे। देखा जाए तो उनकी करीबी रिश्तेदारी है। मोनिस के घर में चौधरी शुजात हुसैन की अपनी बेटी है। किस्सा वहाँ से शुरू हुआ जब काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद के वक्त विकेट के दोनों जानिब खेलने का प्लान किया। ये नूरा कुश्ती थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि पीडीएम को हुकूमत मिल रही है या तहरीक इंसाफ को। दोनों की पोजीशन मजबूत थी, लिहाजा काफ लीग के आधे अरकान एक तरफ हो गए और आधे दूसरी तरफ चले गए कि जो भी पार्टी हुक्मरान बनेगी काफ लीग बहरहाल उसमें मौजूद रहेगी, और वही हुआ। विफाक में भी काफ लीग मौजूद रही और पंजाब तो खैर वैसे भी उन्हें तहरीक इंसाफ के तवस्सुस से इक़्तिदार मिल गया। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब वही इख्तलाफात जो जानबूझकर पैदा किए गए थे हकीकत और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि अवामी सतह पर भी दो ग्रुप बन गए हैं। एक शुजात की सपोर्ट में है तो दूसरा मोनिस और परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहा है। गुजरात की सियासत में फ़िलहाल
مونس الہی کا پلڑا مضبوط ہے۔ وہاں پر زیادہ زور پہلے چودھری وجاہت کا چلتا تھا جو چودھری شجاعت کے سگے بھائی ہیں اور پرویز الہی کے کزن ہیں، لیکن اب وہ بھی پرویز الہی کے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ق لیگ کی صفوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ کسی نہ کسی جماعت سے الائنس کر کے ہی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خراب سیکیورٹی کی وجہ سے بظاہر انتخابات سے گریز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ جو ذرائع ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنی 2008 اور 2013 کے عام انتخابات میں تھی۔ 2008 کے مہینے سے انتخابات سے چند مہینے قبل صورتحال تاریک نظر آتی تھی۔ اس وقت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح کراچی میں 180 افراد کو مارا گیا تھا، جبکہ لال مسجد آپریشن بھی جاری تھا اور کالعدم تحریک طالبان TDP کو بنایا جا رہا تھا۔ 2013 کے انتخابات کے دوران بھی عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM اور دیگر آزاد امیدواروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ عسکریت پسندوں نے 60 دن کے الیکشن کے عمل کے دوران امیدواروں، الیکشن دفاتر، مختلف سیاسی جماعتوں کے عوامی اجلاسوں، پولنگ سٹیشنز اور الیکشن کمیشن کے دفاتر پر 59 حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں کم از کم 119 افراد ہلاک اور 438 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جانب سے جاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی صورتحال 2018 میں ہونے والے گزشتہ عام انتخابات سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بھی 2008 اور 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 فروری 2008 کو انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب تھی، کیونکہ انتخابات سے صرف 2 مہینے قبل 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2007 میں 180 افراد کراچی میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ سابق وزیر اعظم کو خوش آمدید کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی پر دھماکہ ہوا تھا۔ پھر جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کیا گیا۔ عام انتخابات سے صرف 2 مہینے قبل کالعدم TTP بنائی گئی تھی۔ پھر PICSS کے اعداد و شمار کے 2007 میں جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 639 دہشت گرد حملے ہوئے تھے، جن میں 1940 افراد ہلاک اور 2870 افراد زخمی ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2008 میں 39 حملوں میں سے زیادہ تر خیبر پختونخوا اور فاٹا میں کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 459 افراد مارے گئے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ 2022 کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے 380 حملے کیے گئے، جس میں 539 افراد جاں بحق اور 836 زخمی ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2007 کے مقابلے میں ہلاکتوں میں 72% اور زخمیوں کی تعداد میں 70% کمی ہوئی۔ صرف جنوری 2008 میں ہونے والی ہلاکتیں پورے سال 2022 سے زیادہ تھیں۔ 2013 میں عام انتخابات 11 مئی کو منعقد ہوئے تھے۔ PICSS کے ڈیٹا کے مطابق مئی 2013 میں انتخابات سے قبل 4 مہینے میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 366 حملے ہوئے تھے، جن میں 1120 افراد جاں بحق اور 2151 زخمی ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 مہینوں سے 52% زیادہ اموات ہوئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2013 میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا کہ عسکریت پسندوں نے 60 دن تک جاری رہنے والے انتخابی عمل کے دوران مختلف امیدواروں، انتخابی دفاتر، مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسوں، پولنگ سٹیشنوں اور الیکشن کمیشن کے دفتر پر تقریباً 59 حملے کیے، جن میں کم از کم 119 افراد ہلاک اور 438 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2021 के मुकाबले में 2022 में दहशतगर्द हमलों में 32% इजाफा हुआ, लेकिन 2008 और 2013 के मुकाबले में ये सूरत हाल बहुत बेहतर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी 2008 और 2013 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से तरबियत याफ्ता हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि अगर 2022 में दहशतगर्दी के रुझान का मुआवजना 2018 से किया जाए तो 2018 में दहशतगर्दी के हमलों में ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। 2018 में 579 अफराद कत्ल और 960 जख्मी हुए थे, जबकि 2022 में 539 अफराद हलाक और 836 जख्मी हुए हैं। तो ये एक मुवाजना जो रिपोर्ट जारी की गई है उससे ये साफ पता चलता है कि इंतखाबात के लिए हर लिहाज से सूरत हाल जो है वो हालात जो है वो साजगार हैं। सिर्फ पीडीएम और नून लीग का टोला जो है वो मुख्तलिफ बहानों के जरिए से इलेक्शन को जो है वो डिरेल करना चाहता है, जमहूरियत को डिरेल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबात में उतरती है तो उन्हें भारी मार्जिन के साथ शिकस्त का सामना करना होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।